Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sweet Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. Guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है बांग्लादेश हेट्स इंडिया, ठीक है। और ये चीज जब मुझे इस वीडियो का लिंक आया और मैं काफी अजीब सी मेरी फीलिंग थी, मैं बड़ा हैरान हुई कि बांग्लादेश बना ही इंडिया की वजह से। 1971 की वॉर ना होती तो आज बांग्लादेश ना होता, ठीक है। और इंडिया ने वॉर जीत के जो है वो बांग्लादेश को बांग्लादेश भाई बना दिया, उनके लोगों को आजादी दी। और अभी बांग्लादेश के लोग ही भाई इंडिया से हेट कर रहे हैं, क्यों? ये चीज जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए, बल्कि मेरे लिए नहीं सबके लिए जरूरी है, ठीक है। और फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मेरे फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर दीजिएगा। और अभी कौन कौन बंदा जो है बांग्लादेश से है, कौन कौन इंडिया से मेरी वीडियो देख रहा है, फटाफट से जरूर बताइएगा। और अभी नेहरू के चैनल से ये मैंने वीडियो ली थी और फटाफट से अब आगे वीडियो को चलकर देखते हैं। मालदीव्स के बाद एक और देश में भारत को हेट मिल रही है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी इंडिया आउट के नारे लगा रही है। कश्मीर में बनी शॉल्स को फेंक रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। उनके रिलीजियस लीडर्स हिंदू टेक्स्ट को पॉर्न से कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने के बाद बांग्लादेश में लोग भारत की हार को सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या बांग्लादेश भारत से नफरत करता है? उन्हें आजादी दिलाने में मदद करने के बावजूद क्या आज वहाँ के लोग भारत को दोस्त नहीं मानते? क्या मालदीव्स के बाद बांग्लादेश में ऐसे ही सेम कैंपेन शुरू होना बस एक कोइंसिडेंस है या जियोपॉलिटिक्स का एक इंटरेस्टिंग खेल? समझते हैं आज के इस वीडियो में। सीधा पॉइंट पर आते हैं। बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस ने देखा कि मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला और इसी कैंपेन के बेसिस पर मुइज़्ज़ू इलेक्ट होकर आए। ये कैंपेन बांग्लादेश को भी इंस्पायर कर रहा है। यानी अगर पावर पानी है तो एक विलन बनाना जरूरी है जिससे फाइट करने के लिए पूरा कैंपेन चलाया जा सकता है। और मालदीव्स की तरह बांग्लादेश की ऑपोजिशन के लिए वो इमेजिनरी विलन है भारत। लेकिन आपको बता दे कि बांग्लादेश में इलेक्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अवामी लीग लगातार चौथी बार बांग्लादेश में इलेक्ट होकर आई है। वोटर टर्नआउट सिर्फ 40% ही था और ऑपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शंस को बॉयकॉट ही किया था, क्योंकि उनका मानना है कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस नहीं होते। तो अगर इलेक्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं तो ये कैंपेन क्यों? इस सवाल के जवाब तक हम इस वीडियो के एंड में आएंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बांग्लादेश ऑन पेपर तो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी की पॉलिटिकल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। जैसे चाइना में सीसीपी है या फिर सिंगापुर में पीपल्स एक्शन पार्टी, वैसे ही बांग्लादेश में अवामी लीग है। शेख हसीना दुनिया की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो पिछले 15 सालों से बांग्लादेश की पीएम है और इस साल भी इलेक्ट होकर आई है। चलिए बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को ब्रीफली समझते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। शेख हसीना उन्हीं की बेटी है। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1973 में पहली बार बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और तब रहमान प्राइम मिनिस्टर बने, और वो भी कैसे? 300 में से 293 सीट्स जीतकर। लेकिन उनकी सरकार 1975 में गिरा दी गई। 1975 में उनका असैसिनेशन हुआ और बांग्लादेश एक मिलिट्री रूल में चला गया। इसी दौरान 1978 में जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फॉर्म की। 1981 में उनके असैसिनेशन के बाद उनकी विडो इस पार्टी की लीडर बनी। 1975 से 1990 तक बांग्लादेश मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी का एक वियर्ड मिक्स था। 1991 में पार्लियामेंट्री सिस्टम बांग्लादेश में लौट आई, लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं थी। इलेक्शंस रिग्ड इलेक्शंस हुआ करते थे। फरवरी 1996 में इलेक्शंस हुए जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट की। एज अ रिजल्ट बीएनपी 300 में से 278 सीट्स जीती। पूरे देश में लोग स्ट्राइक पर चले गए और एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुई। सिर्फ 12 दिनों में सरकार गिर गई और एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म हुई। फिर से इलेक्शंस हुए और इस बार रिजल्ट एग्जैक्टली उल्टा था। अवामी लीग 330 में से 146 सीट्स जीती और शेख हसीना पीएम बनी। अब 2009 से लेकर आज तक शेख हसीना ही पावर में है। ये हिस्ट्री समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे रिग्ड इलेक्शंस होने के आरोप तब अवामी लीग लगाती थी, वैसे ही कुछ आरोप आज बीएनपी लगाती है। जैसे अवामी लीग ने तब इलेक्शंस बॉयकॉट किए थे, वैसे ही बीएनपी अब
इलेक्शंस बॉयकॉट करती है। तो कंक्लूजन क्या है? बांग्लादेश का पॉलिटिक्स इलेक्शन से ज्यादा मिलिट्री कू, बॉयकॉट और प्रोटेस्ट से मोटिवेटेड होता है। यहाँ डेमोक्रेसी तो है लेकिन ऑपोजिशन मिसिंग है। आज की बात करता है। आज भी बांग्लादेश में वन साइडेड इलेक्शंस होता है। इस साल के इलेक्शन में सिर्फ 40% लोगों ने ही वोट दिए और 300 सीट्स में से 216 सीट्स अवामी लीग ने जीते। कुछ लोग कहते हैं कि अवामी लीग इलेक्शंस फेयर है ऐसा दिखाने के लिए डमी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े करते हैं जिनके अगेंस्ट उन्हीं के खुद के कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। इलेक्शंस रिग करने के, डेमोक्रेसी को मारने के काफी नूब तरीके भारत अपनाता है। अगर एक्सपर्ट तरीके जानने हैं तो हम हमारे नेबर से सीख सकते हैं। यानी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस होते नहीं, या दो बांग्लादेश का ऑपोजिशन फेयर इलेक्शंस में शेख हसीना को हरा सकता है नहीं। क्या आपको पता है कि इस इंडिया आउट कैंपेन में सबसे फनी बात क्या है? ये कैंपेन जो इंसान चला रहा है वो इंसान खुद बांग्लादेश से बाहर है, बांग्लादेश से आउट है। ये है तरीक रहमान जो बीएनपी का एक मेन लीडर है लेकिन खुद फरार है और अपने ही देश से भागकर यूके में बैठे बैठे कैंपेनिंग करता है। उस पर खुद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी ने पिछले साल हिंदू स्क्रिप्चर्स को पॉर्न टेक्स्ट से कंपेयर किया था। वो कहते हैं उन्हें पैराशूट ऑयल को बॉयकॉट करना चाहिए, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल या हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन उन्हें कौन बताएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंडियन ब्रांड है ही नहीं। लोकल शॉपकीपर्स कहते हैं कि बांग्लादेशी लोग पैराशूट नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक इंडियन ब्रांड है। इस समय बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का हो रहा है लेकिन इसका असली टारगेट शेख हसीना है। शेख हसीना ट्रेडिशनली भारत के काफी क्लोज रही है। उन्होंने अपने पिता के असैसिनेशन के बाद 6 साल भारत में बिताए। बांग्लादेश में बढ़ते एंटी इंडिया सेंटिमेंट से ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे 1996 में चुनाव में जीतने के बाद भी बीएनपी की सरकार प्रोटेस्ट की वजह से गिरी थी, वैसे ही आज शेख हसीना की सरकार गिर सकती है। यानी इन सारी बातों का कनेक्शन भारत से ज्यादा बांग्लादेश के खुद के इलेक्शन प्रोसेस से है। बीएनपी कहता है कि भारत बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफियर करता है, यानी हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। इलेक्शंस बॉयकॉट करे वो और फिर उल्टा घूमकर कहे कि हम इलेक्शंस जीते क्यों नहीं। बॉयकॉट सिर्फ एक बहाना है, असली ऑब्जेक्टिव लोगों को भड़काना है, शेख हसीना को एक प्रो इंडिया लीडर दिखाना है। लेकिन जिस देश की 90% लैंड बॉर्डर भारत से शेयर्ड है, जिनके कल्चरल और ट्रेडिशनल टाइज हमसे ही है, जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज एक इंडियन लैंग्वेज है, जिनका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है, उनके लिए प्रो इंडिया होना ही फायदेमंद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? ये बॉर्डर पाकिस्तान और भारत की 3300 किलोमीटर लंबी बॉर्डर से भी बड़ी है। वैसे ही हम दो देश 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं। बांग्लादेश में राइस, अनियन, सॉल्ट, अलग अलग स्पाइसेस, व्हीकल्स, पेपर, रबर, आयरन और स्टील, यहाँ तक चाय भी भारत से आती है। इनफैक्ट बांग्लादेश की सबसे पॉपुलर 2 व्हीलर बजाज है। बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जिसके लिए लगने वाला कॉटन भारत से आता है। आंकड़ों की बात करें तो भारत $12 बिलियन के गुड्स बांग्लादेश को भेजता है। तो इस हेट से भरे पॉलिटिक्स का नुकसान भारत के कुछ ट्रेडर्स को होगा जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश के कंज्यूमर्स को होगा, क्योंकि अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना एक देश के स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेरा आपसे एक सवाल है, हर साल हम पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश ग्रो कर रहा है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? पाकिस्तान की एक गलती से बांग्लादेश जरूर सीखा है और उसने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। वो गलती क्या है, समझाता हूँ। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब उनका जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था पता है? -14%। और अब 2041 तक बांग्लादेश एक मिडिल इनकम देश बन जाएगा और आने वाले 2 सालों में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में से भी बाहर हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स में बांग्लादेश काफी अच्छा परफॉर्म करता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश को इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की एक नई चाबी मिली है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की इस नफरत के आइडियोलॉजी से अलग नहीं हो पाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मैं नफरत की बात करता हूँ तो मैं हेट से जुड़े पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। जब तक पॉलिसीज का मेन ड्राइवर हेट होगा तब तक देश के एक्चुअल मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। ये लेसन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी सीखने जैसा है। I admire शेख हसीना, I really do,
क्योंकि वो सच में बांग्लादेश के फ्यूचर के बारे में सोचती है। वो अपने पूरे करियर में प्रो इंडिया रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने चाइना से भी दोस्ती बनाए रखी है। उन्होंने चाइना को एक सबमरीन नेवल बेस बनाने दिया है जो फ्यूचर में पीएलए की नेवी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज कर सकती है, जिसकी मदद से वो भारत पर भी अटैक कर सकते हैं। एक तरफ भारत से दोस्ती, दूसरी तरफ चाइना से दोस्ती। ये डबल गेम काफी स्मार्ट है। आगे जाकर जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो, बांग्लादेश सिक्योर्ड है। अगर भारत के साथ संबंध खराब हुए तो चाइना तो है ही। एंड दैट्स ग्रेट स्ट्रेटजी फॉर बांग्लादेश बट बैड न्यूज फॉर इंडिया। जैसे चाइना ने मालदीव्स की इंडिया आउट कैंपेन में मदद की, वैसे ही बांग्लादेश की भी मदद चाइना कर सकता है। भारत को डिप्लोमेटिकली घेर सकता है और भारत को इससे बचने की सख्त जरूरत है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पहले भी इसी साल जनवरी के महीने में कहा था कि नेबरिंग देशों पर चाइना कंट्रोल करना चाहता है और इस पर उनकी कड़ी निगरानी है। बच्चा बच्चा जानता है कि मालदीव्स में मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया और सोसाइटी के लिए एक फिक्शनल एनिमी क्रिएट किया। आज भी वो ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं कि भारत साउथ एशिया का एक बुली है, वो छोटे छोटे देशों के सामने टाइगर बनता है। वैसे सच्चाई तो यह है कि 36 साल पहले अब्दुल्ला लुतुफी ने जब मालदीव्स की सरकार गिराने की कोशिश की तो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने पैराट्रूपर्स और वॉरशिप्स भेजे और ऑपरेशन कैक्टस में मालदीव्स की मदद की। 2004 में जब मालदीव्स में सुनामी आया तो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स रिलीफ मटेरियल लेकर मालदीव्स पहुंचे। आईएनएस मैसूर, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस आदित्य खाना और दवाइयां लेकर वहां पहुंचे। 2014 में मालदीव्स में जब पीने का पानी नहीं था तब भारत ने ही उन्हें 375 टन ड्रिंकिंग वाटर दिया। 2020 में मालदीव्स में मीजल्स आउटब्रेक हुआ। उन्होंने डेनमार्क से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वैक्सीन्स डिलीवर होने में एटलीस्ट 4 वीक्स लगेंगे। तब भारत सामने आया और हमने उन्हें वैक्सीन्स दिए और वो भी 72 आवर्स के अंदर अंदर। और कोविड के बारे में कौन भूल सकता है। 2021 में एस जयशंकर खुद 1 लाख वैक्सीन डोजेस लेकर मालदीव्स पहुंचे। आप ही हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या ये दोस्ती की निशानी है या दुश्मनी की। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अभी ये नेहू जो है वो दुर्व राठी की तरह काफी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। और वाकई यार मैंने मतलब थ्रू आउट देखा जाए तो पाकिस्तान मतलब जब बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही था, ठीक है, और तब बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा उनके लोगों पर लैंग्वेज को लेके, उनके स्किन कलर को लेके काफी ज्यादा जो है वो जुल्म सितम हो रहे थे। तब जो है ना इंडिया ने एंट्री मारी वहां पर और इनको आजाद किया और बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तब से लेकर अभी तक इंडिया जो है वो बांग्लादेश का हर कहीं पे बहुत ज्यादा साथ देता है और बांग्लादेश को भी चाहिए कि भाई अच्छे बच्चों की तरह जो है वो इंडिया के साथ भाई दोस्ती कायम रखे। और अभी हम देखें, हम पाकिस्तानी हमारे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो इंडिया के साथ हाथ मिलाना, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, जबकि इंडिया जो है वो उनको कोई भाव नहीं देता। लेकिन बांग्लादेश इस मामले में मेरे ख्याल से लकी है, क्योंकि वहां सामने से इंडिया वाले जो हैं भाई बांग्लादेश के बहुत ज्यादा हमायती हैं, खुद जाकर जो है वो वैक्सीन पहुंचाते हैं, इमदाद खुद उनको दी जाती है। तो मेरे ख्याल से तो बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर देना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।